बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शहजाद? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक वैसे तो, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं नाज़रीन, तो ये बड़ा अफसोसनाक है, बड़ी तशवीश है और इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात की, पहले से भी कहीं ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन आगाज़ हम करेंगे उस सूरत हाल से जो इस वक्त हम देख रहे हैं। दुनिया अब किस तरह से नोटिस ले रही है भारत के उस तसल्लुत का जो मकबूजा कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर में कई सालों से है, लेकिन अब जो सूरत हाल है खासतौर पे 5 अगस्त 2019 से भारत खुद बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि अब चीजें जो है वो छुप नहीं रही, हकीकत को छुपाना मुश्किल हो गया है। चाहे जितना भी वो झूठ बोले, जितना भी ढंढोरा पीटे, सबसे बड़ी जमहूरियत होने का तमाम कलई जो है वो खुल चुकी है, अब उसकी असलियत सामने आ गई है। और इसकी वाज़ेह मिसाल एक तो हमने अभी ये देखा कि इससे पहले भी आलमी सतह पर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स और ऐसे इकदाम जो है वो किए गए कि जिससे अब ये लग रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करती हुई नजर आ रही है। और अभी हालिया जो चीज़ हुई है वो बड़ी खुशाइंद है, और वो ये है कि यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान ने यूरोपीय कमीशन को एक ख़त लिखा है जिसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन को नोटिस लेना चाहिए और मकबूजा कश्मीर में जो कुछ जो जुल्म हो रहा है भारत की तरफ से, जो कुछ हो रहा है खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद से, जिस तरह से वहाँ पर बदतरीन लॉकडाउन है मुसलसल, जिस तरह से वहाँ पर नकलो हरकत के ऊपर पाबंदी है, जिस तरह से वहाँ पर मालूमात तक रसाई नहीं है लोगों को, और सेहत, तालीम और जो आज़ादी इजहार है उसके हवाले से जो कदगन लगाया गया, जो पाबंदियाँ हैं वहाँ पर, उनके हवाले से अब यूरोपीय यूनियन को आवाज़ उठानी चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके तहत ये जो मसला है इतना बड़ा, इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर। इससे ये जाहिर होता है कि अब पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ें जो हैं वो उठने लगी हैं भारत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के हवाले से। और दूसरा हमने देखा है कि भारत ने भी ऐसे भूंडी हरकतें करना शुरू कर दी हैं कि जिससे वो मजीद एक्सपोज होना शुरू हो गया। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब जी, ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये कि पहले तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि पाकिस्तान जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है शायद भारत के खिलाफ, लेकिन अब ये पाकिस्तान बात नहीं कर रहा, अब तो पूरी दुनिया की तरफ से आवाज़ जो है वो उठने लगी है। कितना खुशाइंद है यूरोपीय पार्लियामेंटेरियन की तरफ से ये बात करना, ये खत लिखना? देखें, ये एक बहुत ही खुशाइन बात है, बल्कि आई वुड से फॉर द लास्ट 6 months to 8 months जी, इंडिया जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, इसके बजाय बिकॉज ऑफ इंडियन ओन जो हरकतें उनकी है, चाहे आप चाइना से लड़ाई देखें तो उसके सारे नेबर नाराज हो गए हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब में ये आइसोलेट हो गया। एक ये क्यों में इन 4-5 जो दहशतगर्द एक इक़्तिदार में टोला है, ये इंडिया को तबाही के जहाने को लेके जा रहा है। उसके बाद अब तो यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन ने जो एक खत लिखा है यूरोपियन कमीशन को, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है जी कि ये क्लियर वॉयलेशन है यूनाइटेड नेशन चार्टर की, और इंडिया मस्ट सेटल कश्मीर इशू इन द लाइट ऑफ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन जो प्लेबिसाइड को उनको राइट देता है। तो ये इससे इंडिया को और बुखलाहट हो गई है। उसके बाद वो जिस किस्म की टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान में, FATF में पोलिटिकल प्रेशर डाल के पाकिस्तान को उसमें भी उसने ग्रे लिस्ट में लगाया। उसके बाद अमेरिका जो है वो जाहिर है कि इसको अपने टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है साउथ चाइना सी के लिए, चाइना के खिलाफ। फिर उसके बाद जिस तरीके से अफगानिस्तान में रॉ ऑपरेट कर रही है और जो हालात में ख़राब कर रहे हैं, कोशिश यही कि बलूचिस्तान में ये कोई ना कोई प्रॉब्लम डालते रहें और हमारा सीधे मनसूबा डिले का शिकार हो, हम सेटल कनेक्टिविटी ना कर सके। ये उनके अजाइम्स हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को भी समझ आ रही है, अमेरिका को भी समझ आ रही है कि हम इंडिया पर गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया कैन नॉट डिलीवर, दे आर वेरी वेरी वीक, फौज भी कमजोर, पॉलिटिकल लीडरशिप भी कमजोर, और वो उनमें बात ही नहीं है जो उनको चाहिए थी। इसलिए मेरे ख्याल में अब इंडिया टोटल एक्सपोज हो रहा है, यही उनका बुखलाहट का शिकार है कि अब रोज कोई ना कोई ऐसे करने इस्तेमाल करते हैं जिससे पाकिस्तान के कोई कहीं ना कहीं फंसाया जा सके। लाहौर का ब्लास्ट देख लें, उसके बाद ड्रोन का, जम्मू कश्मीर ने ड्रोन 2 ले गए, खुद उड़ाया, खुद उनका पता नहीं चला कहाँ चले गए। उसके बाद जो ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सब चीज़ों में देखते हुए अफगान तालिबान ने मिलने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। अभी आपके सामने एक और नया इनिशिएटिव है जिसे पाकिस्तान, रशिया और अमेरिका और
उसके साथ अफगानिस्तान दोहा में एक और मीटिंग कर रहे हैं, एंड इंडिया इज टोटली आउट। ये उनकी रात की नींद उड़ी हुई है। इसकी वजह आई थिंक नाउ देयर राइज के इनको अब अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, एंड दे शुड लर्न टू लिव लाइक गुड नेबर्स। और वो पाकिस्तान ने हमेशा पैगाम का अमन दिया है। अब कहाँ तक अमन का पैगाम देंगे, कब तक उसको एक्सेप्ट करेंगे, आई थिंक दिस इज लेफ्ट टू बी डिसाइडेड ऑन द इंडियन साइड। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये ज़रा फरमाइए कि 2 साल से जो रियासती दहशत गर्दी है वो अपने एक अरूज पे है कश्मीर के अंदर, और उससे पहले मतलब वैसे तो 70 साल से ही वो रियासती दहशत गर्दी का निशाना बने हुए हैं कश्मीरी। सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स अभी पिछले 2 साल के दौरान ही आई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे उन्होंने बात की। OIC वक्तन फ़वक्तन इस पर रेजोल्यूशन अपनी जारी करता है, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स पे बोलते हैं, और अब ये जो हम यूरोपियन पार्लियामेंट का हवाला दे रहे हैं, इन्होंने ख़त लिखा। क्वेश्चन है इसके, ख़त लिखना, रेजोल्यूशन, रिपोर्ट देना, ये तो बड़ी अच्छी बात है, भारत पे यकीनन कोई ना कोई दबाव पड़ता होगा, लेकिन सवाल ये है कि इससे अगला स्टेप कभी उठाने के ये लोग काबिल होंगे आपके ख्याल में कि कोई सिंबॉलिक ही आप सैंक्शन लगा दें, कोई पनिशमेंट दें भारत को कि किसी तरीके से वो जो ये रियासती दहशतगर्दी है इसको बंद करे? देखें, एक बात याद रखें कि यूनाइटेड नेशन इज अ बिग टूल्स विद द बिग पावर्स, जो है बाकी जो है कमज़ोर मुल्कों को कंट्रोल करने के लिए, अपने मर्जी के फैसले करने के लिए। और यही इस वक्त भी हाल है कि किसको नहीं पता, यूनाइटेड नेशन को पता है, यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी उनके प्रेसिडेंट कह चुके हैं, यूरोपियन यूनियन कह चुकी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट वॉच डॉग की बात करें, जितनी उनकी बातें हुई हैं, लिखा गया, सब इंडिया के खिलाफ लिखा गया। बट द प्रॉब्लम इज के सब एक उसकी इंडिया के मामले की जब बात आती है दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंडिया की उनको ज़रूरत है। नॉट ओनली के तजारती उनके इंटरेस्ट हैं, पोलिटिकल अजेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ। आपके सामने भी एक और ग्रुप बनाया गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका है, एंड टू एनसर्कल चाइना, और उसमें जो भी चाइना के साथ मुल्क हैं उनको भी वो एनसर्कल करना चाहते हैं, पाकिस्तान वन ऑफ देम। तो अब लेकिन अमेरिका को ये डिसाइड करना चाहिए कि आपने कब तक इस तरह करना। 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, कश्मीर इज न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और दुनिया को पता भी चल गया है। एक पहले 27 फरवरी हो चुकी है 2019 में, देखा कि हमने उनको किस तरीके से मार लगाई है, तो उनकी अनप्रोफेशनल कैपेबिलिटी, उनकी आर्मी की, एयरफोर्स की हमें सबको मालूम हो गई है। बट आई थिंक नाउ इज द टाइम कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपने रीजन में जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे करें, उनको अपडेट करें, बताएं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कि अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा इंडियन ट्रेडर हैप्पी हैं, लड़ाई होती है तो बाहर के डायनामिक्स क्या होंगे, इससे इस खिते को क्या नुकसान होगा, और फिर इसके फॉरवर्ड दुनिया में क्या जाएंगे, जिसमें रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, टर्की है, हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इन सबको हमें लेके एक ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, जो कि अभी बन भी रहा है, और वो तमाम लोग इवन अफगानिस्तान को भी पुश कर रहे हैं पीस के लिए, साथ ही साथ वो ये चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जी ब्रिगेडियर साहब, एक तो आपने जिस तरह बात की है कि पाकिस्तानी हुकूमत को अब क्या करना चाहिए, वैसे तो हम देख रहे हैं कि जब से PTI की गवर्नमेंट इक़्तिदार में है तब से तकरीबन हर आलमी फोरम के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद भी कश्मीर का जो मुकदमा है उसको बड़े बेहतर तरीके से जो है वो उठाया है, और मेरे ख्याल में यही वजह है कि अब दुनिया इस हवाले से बात करने लगी है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि आप समझते हैं कि अभी भी कमी है, जो इंटरनेशनल लॉबिंग है, जो सिफारती सतह पर पाकिस्तान को कोशिशें करनी चाहिए, उसमें एक तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मज़ीद इजाफा हो, और दूसरे ये कि जो सालसी की हमने वक्तन फ़वक्तन बातें सुनी हैं अमेरिका की तरफ से, चाइना की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, ये बातों की हद तक ही रह जाती है, इसमें संजीदगी जो है वो हमें नज़र नहीं आती। अब जो यूरोपियन यूनियन के हवाले से ये बात सामने आई, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है, पाकिस्तान ऐसी कोई कोशिश कर सकता है कि बीच में आए दोनों ममालिक के, कोई यूरोपीय यूनियन आए, यूरोपियन ममालिक आए और कोई सालसी का किरदार अदा करे, कोई इसमें संजीदगी नजर आ सकती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर आप सालसी की कहेंगे दोनों मुल्क में मर्जी होगी तो इंडिया तो कभी नहीं मानता। दे आर ओपनली सेइंग, आई मीन एक का पहले वो कहते थे बायलैटरल इशू, उन्होंने वो भी खत्म कर दिया, नौ जैसे कि हमारा ही अपना मसले इंटरनल इशू है। तो इसलिए जब तक यूनाइटेड नेशन अपना रोल नहीं प्ले करेगी, या अमेरिकन प्ले नहीं करेंगे, या यूरोपियन यूनियन पे रोल प्ले नहीं करेगी, या ओआईसी का प्रेशर नहीं आएगा, तब इंडिया को समझ आएगी। और उसके लिए इंडिया की मर्जी नहीं चाहिए, वो देश शुड से कि वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड नॉमिनेटेड
रिकन्सिलेशन हमने एक कंट्री बनाई है, वो दोनों को सुनेगी और फिर ये मुज़ाकरात करके बामी रजामंदी का मसला करेंगे, फिर तो ठीक है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, इंडिया ने इनकार कर दिया। जो मुल्क भी कहता है वो इनकार कर देता। चाइना इज रेडी, चाइना को वो नहीं मानते। सो बिकॉज दे आर अ रोग स्टेट, दे वांट के सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है इंडियन हेजेमोनिक डिजाइन में साउथ एशिया में वो पाकिस्तान है, इंडिया का जिक्र करता है। हम ये कहते हैं वी बोथ आर सॉवरेन एंड वी शुड हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड वी शुड लिव लाइक गुड नेबर्स। जो इंडिया चाहता है कि सबको सबमिट करे, जैसे नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बर्मा सबको किया गया, इस तरफ जो पाकिस्तान का नहीं सकता। वी हैव अ बैटल हार्डन आर्मी, वी आर एन इस्लामिक कंट्री, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, एंड नाउ वी सी पैक वी वांट टू बिकम इन द बिग इकोनॉमिक पावर, जिसकी वजह से इंडिया सबको प्रॉब्लम होती है। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि वी हैव गॉट एन एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान whom the whole world respect। वहां पर वो जाके पाकिस्तान का बहुत अच्छा मुकदमा पेश किया है, हर दफा कश्मीरियों के लिए बात की है जो कभी कोई बात नहीं करता था, गुलबचन यादव की बात की है, नरेंद्र मोदी को ओपनली क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन साथ हम अमन का पैगाम फिर भी देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि देन अगर आज हम इंडिया से मुज़ाकरात शुरू कर दें तो दैट मीन कि हमने 5 अगस्त का उनका जो था सारा कुछ वो एक्सेप्ट कर लिए। यही पाकिस्तान का पॉइंट है कि आप रोड मैप दें, आप कोई एक इंडिकेटर दें, आप कोई कुछ इंप्रूवमेंट तो करें, गिव अ स्पेस जहाँ में पाकिस्तान के हाँ जी इंडिया आप कुछ कश्मीर का मसला हल करना चाहता है। कश्मीरी लोग हैं, पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के झंडे में अपने कश्मीरी औरतों बच्चों बड़ों को शहीद को जो जितने होते हैं वो दफन करते हैं। सो वी हैव अ ऑब्लिगेशन, बट याद रखें पाकिस्तान हैज टू डू अ मोर। हम एक्स्ट्रा कुछ करेंगे तो दुनिया फिर आएगी पाकिस्तान की तरफ। ठीक, अगर हम ऐसे सिर्फ ये थोड़ा बहुत कहते रहेंगे इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वी हैव टू गो अ माइल्स अहेड, ताकि उसके बाद दुनिया देखे कि दो न्यूक्लियर मुल्क आमने सामने खड़े हो रहे हैं, जो हालात खराब हो रहे हैं, अब जाके इन्हें क्या करें। एक तो ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें, जो आपने कहा एक्स्ट्रा कुछ करे, वो एक्स्ट्रा क्या करे जितना पाकिस्तान अभी कर रहा है इसके अलावा। दूसरी बात ये कि जो रियासती दहशत गर्दी है उसमें भारत की जो अफवाज हैं वो पूरी तरह मुलव्वस हैं और हाईएस्ट डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे ट्रूप्स की। सो एक चीज़ ये कि जब ये सारी बातें हम करते हैं होती हैं तो क्या हम उनको भी इस कटहरे में ला सकते हैं? हमसे मुराद ये है कि वो कम्युनिटी जो आपने जिनकी तरफ इशारा किया, चाहे उनका पॉलिटिकल एजेंडा कोई भी हो, लेकिन क्या स्पेसिफिकली वो भारतीय फ़ौज को जो है वो मौजूद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, अगरचे वो पॉलिसी तो रियासत की फॉलो कर रहे हैं लेकिन क्योंकि जंगी जराइम में डायरेक्ट मुलव्वस हैं? देखिए ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान को इनके जो फौज के जो एट्रोसिटीज हैं, जो जुल्म बर्बरियत है, जो पैलेट गन से ब्लाइंड करना बच्चों औरतों बूढ़ों को, ये तो वॉर क्राइम्स हैं। इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि एक अपनी एक लॉबी स्ट्रॉन्ग करे, आपके इस्लामिक मुल्कों को लेकर आए, या जो आपसे आपकी जिनको जरूरत है, चाइना आपके साथ है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रशिया को वी शुड ब्रिंग इन लाइन, ईरान है, टर्की है, कम से कम उनकी तरफ से इनिशिएट करेंगे कि ये जुल्म कर रहे हैं, कब तक बर्दाश्त करेगा। एफएटीएफ का सबसे बड़ा फिट केस जो है वो इंडिया है। मनी लॉन्ड्रिंग वो कर रहे हैं, टेररिज्म वो कर रहे हैं, फाइनेंशियल टेररिज्म वो कर रहे हैं। 1.43 बिलियन डॉलर की 40 बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग की है इंडिया की। ग्लोबल टेररिज्म वो कर रहे हैं, दुनिया अखबारों में छप रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। आपको हमें ये चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करनी है। वी हैव टू बी प्रोएक्टिव विद डिप्लोमेसी नाउ इज अ टाइम जब हमें ये करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, देखें हमें इंडिया से क्या ज़रूरत है कि सफारती ताल्लुकात रखें, जब इंडिया हमारी हर जगह कमर में छुरा घूम रहा है। इंडिया ने 8 लोग बुलाए, हमने भी बुला लिए, तो वी आर रिएक्टिंग, वी आर नॉट एक्टिंग। तो अभी हम भी इंडिया 8 हमने और बुला लें अपने कि जी हम भी बुलाएं, हमें भी बातचीत करनी है, और उसके बाद हम उसकी कमर्शियल प्राइस बंद कर दें। तजारत तो हम पहले ही बंद कर रहे हैं। तो जब हम इस तरह के एक्शन लेंगे और ट्रुप मूवमेंट होगी, पोस्टर हमारा चेंज होगा, तो इन दुनिया को पता चलेगा कि 2 मुल्कों की लड़ाई होने वाली है, और वो मुल्क जो न्यूक्लियर है, और उसके असरात पूरी दुनिया में जाएंगे। फिर दुनिया भागती भी आएगी पाकिस्तान इंडिया की तरफ। और जी का मसला हल कराते हैं यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, या दोनों को बिठाते हैं, कहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर ये मसाइल हल होंगे। अगर हम सिर्फ कहते रहेंगे, इंडिया ने तो ये अपनी जब असेसमेंट की होगी, 370 को रिवोक किया था, उन्होंने सोचा होगा पाकिस्तान मैक्सिमम क्या करेगा, शोर मचाता रहेगा, मचाता रहे, हम अपना काम करते जाएंगे। दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस कर दी हैं, और नए कानून लिए हैं, प्रॉपर्टी वो खरीद सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, जायदाद
कश्मीरियों की खरीद रहे हैं, बेचारे उनको मार्जिनलाइज कर रहे हैं, ये सब कुछ करते जा रहे हैं। ये चीजें हमें इस चीजों का हमें ख्याल करना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, खेल के मैदान तक जिस तरह से सियासी एजेंडे को भारत ले आता है, और पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ, क्रिकेटर हर्षल गिब्स जो है उनको रोकने की कोशिश की है बीसीसीआई ने कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग में जो है वो शिरकत ना करें, उसके लिए धमकाया गया, जिस पर उन्होंने ट्वीट कर दी। अब वैसे तो शायद ये कोशिश होती है कि कश्मीर कॉज को डैमेज करने की भारत की तरफ से, लेकिन ऐसा लगता है कि भोंडी हरकतें उनके अपने गले पड़ जाती हैं। सो क्या डैमेज कर सकते हैं वो इस तरह की हरकतें करके? देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स कंट्रीज होती है ना, जिनके छोटे जहन होते हैं, लिमिटेड थिंकिंग होती है, और वो एक मुसलमान दुश्मनी पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे हो जाते हैं, वो ऐसे नहीं करते। आप खेल के मैदान में हर्षल गिब्स को देखें, क्या थ्रेट कर रहे हैं कि जी तुम अगर पीएसएल में गए तो हम तुम्हें आईपीएल में नहीं आने देंगे, तुम्हारे ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे आई मीन ये कोई बातें हैं जो ममालिक करते हैं। नहायत ही घटिया इंसान, जिसको देख के ख्याल आता है कि ये इंडियन सोच के वो इसको लेकर कैसे आए हैं, जो वो कनिंग जिससे वो इंसान है, और जो पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है, फिर उसका अजीत जवाल है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह, ये 4-5 टोल है जो आरएस सोच पे चले। प्राइम मिनिस्टर ने कई दफा कहा दे नीड टू बी मोर सिविलाइज्ड, दे हैव टू लीव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आरएस एंड दे हैव टू कम लिव इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। वो उनके सोच ही नहीं है करने के लिए, और वो फिर देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं इंडियन टीम नहीं पाकिस्तान आ रही पीएसएल में या टेस्ट में या वनडे में नहीं खेल, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, पाकिस्तान अपना खेलता जा रहा है। ये लिमिटेड थिंकिंग है। यही से यहाँ से पता चलता है ये किस सीनियर की लीडरशिप आई है, जो आई एम टेलिंग यू, अगर रशिया विद 15 यूनियन स्टेट्स के साथ टूट सकता है रियासतों के साथ, तो इंडिया की तो फौज है ही अनप्रोफेशनल, अनट्रेंड है, दे कांट डू एनीथिंग। इसलिए ये अल्टीमेटली आप देखेंगे इंडिया के हिस्से दिख रहे हैं, राइटिंग इज ऑन द वॉल, और ये इंशाल्लाह ये नरेंद्र मोदी ही इंडिया को तोड़ेगा। इसलिए इन हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना फोकस डायरेक्शन में जाना है, हमने सीपैक बनाना है, हमने मुझसे टेररिज्म खत्म करनी है, हमने बलूचिस्तान के हालात नॉर्मलाइज करने हैं, and we will keep striving to have normal relations with all neighbors। और वही बात जो हम करते हैं ब्रिगेडियर साहब कि शायद मोदी गवर्नमेंट को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है, खुद अपने पांव पे जिस तरह कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस किस्म की भोंडी हरकतें करके। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ये तो मामला बड़ा अहम था जिस पर हमने बात की, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक जो आशारियाँ हैं, मौशी आशारियाँ हैं जो बड़े खुशाइंद हैं, और कुछ अच्छी खबरें हैं जो हम आपको देंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आपका वजीर आजम आपके साथ। एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से फोन पर बराह रास्त बात करें 1 अगस्त बरोज इतवार दोपहर 3 बजे। आपके सवालात और वजीर आजम के जवाब। राब्ते के लिए फोन नंबर 051-922-4900। वजीर आजम से आपकी बातचीत टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। आपका वजीर आजम आपके साथ। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपकी अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, ओटीपी या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या एसएमएस के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association। हमने इश्क हकीकी का शरबत पिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दरियाए शौक को पार किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
वेलकम बैक। नाज़रीन, इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े खुशाइंद हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर जुलाई के महीने में भी FPR की तरफ से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, उस पर अप्रीशिएट किया एक ट्वीट के ज़रिए FPR को, जिसमें उन्होंने जुलाई के महीने में अब तक 410 अरब रुपए इकट्ठे किए जाने की नवीद सुनाई, जो तारीखी एतबार से माह जुलाई में उनके मुताबिक इस ट्वीट में जो उन्होंने लिखा जमा होने वाली सबसे बड़ी रकम है। बल्कि इस माह का जो हदफ था उससे तकरीबन 22% ज़्यादा है। ये कितनी जो है ये बड़ी डेवलपमेंट है, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर आबिद कयूम सुलेहरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो वसूलियाँ हैं ये किस हद तक इकनॉमिक ग्रोथ की निशानदही करती हैं? स्पेशली एक तो इकनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं और स्टेबल इकनॉमिक ग्रोथ गुज़श्ता चंद माह की अगर हम जो सूरत हाल है जिस पर हम अपने प्रोग्राम्स में भी बात करते रहे हैं, वज़ीर आज़म भी FPR को जो है वो अप्रीशिएट करते रहे हैं ट्वीट्स के ज़रिए। सो क्या ये स्टेबल इकनॉमिक ग्रोथ की निशानदही करती है ये बात? स्टेबल इकनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ FPR में रिफॉर्म्स की निशानदही की है जी। FPR से बहुत और साल के जी डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू हियर, एक्चुअली आपकी ऑडियो में कुछ थोड़ा सा इशू है, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे रब्ता हो। शहजाद है तो बड़ा खुशाइंद और मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे थे कि बड़ा ज़रूरी है अप्रीशिएट करना भी, FPR की जो रिफॉर्म्स हैं वो भी किए गए जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते रहें, वो भी कुछ वजह है। कुछ लोगों को जो रिलीफ दिया गया टैक्सेस की मद में, जो एक प्रेशर होता था इन्वेस्टर के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर, उसको ज़रा कम किया गया। सो ये तमाम इक़दामात हैं जिसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो बड़ा रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ख़ासतौर पर माह जुलाई में। जी बिल्कुल। और लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर जहन में रखें कि इस साल जो माली साल के लिए हुकूमत ने जो टारगेट रखा है वो 5,800 अरब रुपए के, जो एक बहुत बड़ा टारगेट है और एक अगर ये अचीव हो गया तो ये तारीखी टैक्स कलेक्शन होगी जो FPR करेगी। पॉइंट इस के माजी में हमने देखा कि वो डेटरेंस से या डंडे से बड़ा काम लिया गया और कि टैक्स दिया जाएगा, हैरेसमेंट के बहुत सारे केसेस, FPR के खिलाफ बिजनेस कम्युनिटी की कंप्लेंट और मिल रहे थे। आबिद साहब से बात कर लेते हैं। एक तो मिशेल ने जो सवाल किया आबिद साहब उसका आप जवाब दे रहे थे वो जारी रखिए और मेरा भी ये साथ में ऐड कर लें कि वो जो माजी की पॉलिसी थी कि जोर ज़बरदस्ती या हैरेस करके जो बिजनेस कम्युनिटी से टैक्स निकलवाना, उसमें तब्दीली की वजह से हम ये देख रहे हैं कि वॉलंटरली जो है वो टैक्स की जो कलेक्शन है उसमें इजाफा हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, अगर आप जो स्पेशली जो सेल्स टैक्स रिफंड की जो पोजीशन थी और ये स्कीम में पहली हुआ था कि जिन लोगों को सेल्स फंड दिए जाने से हमको उनके रिफंड मिल गए, इसी तरीके से रिफंड किए जो है ना सिर्फ रहा है बल्कि जो सेल्स टैक्स में जो थे आपके जो करोड़ रुपया जो है स्टक हो जाता था लोगों का, वो मिलना शुरू हो गया। दूसरी उसमें जो इम्पोर्टेंट पेशरफ हुई वो ये हुई है कि FPR इस वक्त 30 जून को मुझे मालूम है कि कोई एडवांस जो थी टैक्सेशन वो उन्होंने इकट्ठी नहीं की थी, जिसकी वजह से जुलाई के नंबर जो है उनमें इजाफा हुआ और ये इसमें शौकत तरीन साहब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो उन्होंने FPR को सख्ती से हिदायत की थी कि जो पहले की रवायत थी कि 30 जून को अपना टारगेट पूरा करने के लिए माली साल का एडवांस जो थे टैक्स वो ले लिया जाता था, जो कि बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने तक एडजस्ट होता रहता था। जब वो एडवांस नहीं लिया गया था तो जाहिर है वो कंपनी जो थी उन्होंने जुलाई में अपना ड्यू टैक्स जो है वो पे किया और आपको नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आए। और तीसरी जो जो बड़े स्टोर्स हैं जब आप उनसे लेते हैं उनसे खरीदारी के बाद तो उसके नीचे एक QR कोड है और उस पर लिखा हुआ है कि FPR के साथ उनकी इंटीग्रेशन, तो वो अगेन जो टैक्स चोरी वहाँ से होती थी उसको रोका गया है। और इसमें भी मजीद इजाफा होगा क्योंकि अभी वो जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है सिगरेट पे, सीमेंट पे, शुगर पे, उसका भी साथ किया जाता है इस माली साल में। आप देखें कि मंथ टू मंथ ये प्रोग्रेस जो है ये बेहतर होती रहेगी। तो ये इक़्तिसादी जो सरगर्मी है
उनका स्टेबल होना तो है ही है, लेकिन जो एक बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि जी FPR में रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो मेरा ख्याल है कि ये हमें थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए FPR सिस्टम को भी कि जिसमें बेहतरी आई है इसमें। सही। अच्छा, पता नहीं आपने मेरे ख्याल में उन इक़दामात की शायद निशानदही की है जो मजीद किए जा सकते हैं जिससे मजीद बेहतरी आ सकती है। अगर आप कह चुके हैं इक़दामात की निशानदही की है जो कि इस वक्त हो रहे हैं, हो गए हैं, और इसकी वजह से आपके जो टैक्सेस हैं वो जुलाई के महीने में बढ़े हैं। ठीक, तो मजीद ऐसे क्या इक़दामात किए जा सकते हैं जो अभी नहीं हुए जिससे मजीद भी बेहतरी जो है वो हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं डॉक्टर साहब? जी, मजीद जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मैं आपको बता रहा था कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है पे शुगर पे और सिगरेट पे उसको नाफ किया जा रहा है। अच्छा। और जो मजीद नए ब्रांड्स हैं उनको पॉइंट ऑफ सेल जो है रजिस्टर उनका उसको FPR के साथ लिंक किया जा रहा है सॉफ्टवेयर के जरिए, ताकि उनकी सेल जो है वो रियल टाइम में FPR के पास कैप्चर हो सके। अवाम जो है जब वो खरीदारी करते हैं तो वो तो अपना सेल्स टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी शिकायत ये थी कि सेल्स टैक्स कलेक्टर जो है सेल्स टैक्स पास नहीं करते जो मुख्तलिफ वेंडर्स हैं। तो अब उनके जो इलेक्ट्रॉनिक बिल हैं उसके साथ ये सिस्टम लगा दिया गया है, सॉफ्टवेयर लगा दिया गया है कि आप जब किसी बड़े ब्रांड की कोई मलबूसात खरीदते हैं, कोई कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, कोई घर की ग्रॉसरी करते हैं, तो वो जितनी आप पेमेंट कर रहे हैं वो साथ साथ FPR के पास रिकॉर्ड होती जा रही होगी, ताकि उस पर GST भी लग सके और उनकी इनकम का भी पता चल सके। तो वो जो टैक्स नेट वाइडन करने की जो बात की थी वजीर खजाना ने, मेरा ख्याल है कि उस पर काफी हद तक इसमें अमल हो रहा है, और यही वजह है कि जुलाई में एक टैक्सेशन जो है काफी बेहतर आई। बल्कि अगर आप आज के भी उसमें फिगर इंक्लूड कर लें तो ये कम से कम 30% अपना टारगेट उससे ज्यादा अचीव कर चुका है FPR। सही, ठीक। डॉक्टर साहब, ये आइडियली पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स की तादाद क्या होनी चाहिए, गिवन कि जो हमारे यहाँ पे लोग कारोबार करते हैं, कोई नौकरियाँ करते हैं, किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, आपके ख्याल में 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, उसमें क्या ये तादाद होनी चाहिए, परसेंटेज वाइज बता दीजिएगा। देखिए शहजाद, इसको दो तरह से देखा जा सकता है ना। एक तो ये है कि वो 22 करोड़ के 22 करोड़ जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, तो वो जनरल सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं, खा वो माचिस की डिबिया लेते हैं, खा वो गाड़ी खरीदते हैं, तो उस पर टैक्स तो मौजूद होता है। तो लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो जिसकी तरफ गालबन आप निशानदेही करना चाह रहे हैं वो ये है कि इनकम पे टैक्स जो है वो किनको देना चाहिए। तो हर वो शख्स जिसका के उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा उसको इनकम टैक्स देना चाहिए। इस वक्त हमारे जो दो बड़े मेजर लूप होल्स हैं, आपका एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर पे जो इनकम है उस पर टैक्स उस तरह से नहीं इकट्ठा किया जा रहा, उस पर वो मालिया और आबियाना वगैरह जो छोटे छोटे उस पर हैं पीनट्स, वो तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पे जो इनकम है उसको उस तरीके से कोई भी हुकूमत जो है वो टैक्स नेट में नहीं लेके आ सकी। इसी तरीके से जो आपकी सर्विसेज हैं जो कि 62% के करीब कंट्रीब्यूट करती हैं GDP पे, आप देखिए कि आप किसी भी बड़े डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, किसी बड़े आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, जो भी आपके बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, किसी बड़े लॉयर के पास चले जाते हैं, जिनकी फीसें सुन के एक दफा इंसान को हार्ट अटैक होने लग पड़ता है, लेकिन जब आप उनको पैसे देते हैं तो वो आपको अव्वल तो वहाँ पर रसीद देने का रवाज ही नहीं है, और अगर वो रसीद आपको दे देती है तो उस पर कोई एनटीएन नंबर या इस तरह की कोई चीज नहीं होती। तो वो एक ऐसा लूप होल है जहाँ से आपका टैक्स जो है वो चोरी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे वो टैक्स चोरी करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वहाँ से टैक्स आपको नहीं मिलता है। तीसरा जो है वो प्रॉपर्टी है, आल्दो कि आप जो है आपकी रियल स्टेट उसको इंडस्ट्री का दर्जा हासिल हो गया है, कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा हासिल हो गया, लेकिन अभी भी बहुत कॉमन है कि 40 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीद के लोग जो है वो 20 मिलियन का उसका शो कर रहे होते हैं ताकि उस पर टैक्स बचाया जा सके। तो ये इस तरह के लूप होल्स शामिल हैं, और जब तक इन सबको फिल नहीं किया जाएगा तब तक वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे डिपेंडेंस जो है वो रहेगी। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आम शहरियों को होता है, आम आदमी को होता है, जिनको टैक्स नहीं देना चाहिए क्योंकि उनकी इनकम नहीं है कि उनसे टैक्स दिया जा सके। लेकिन इस गैप को फिल करने के लिए फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे आना होता है हुकूमत को। लेकिन आई वुड अप्रिशिएट कि अब FPR में उस तरह की सलाहत आ रही हैं, डाटा ट्रायंगुलेशन वगैरह जारी है, तो आई होप कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो बढ़ती चली जाएगी और इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, FPR का रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्ट करना बड़ी अच्छी बात है, वज़ीर आज़म ने अप्रिशिएट किया,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी का जो मेन कंसर्न है उसको ये शायद चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। वो सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो महंगाई है। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त हुकूमत का जो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो महंगाई के कंट्रोल के ऊपर होना चाहिए? आप समझते हैं कि इकदाम हो रहे हैं, फौरी इकदाम जो होने चाहिए? देखिए मिसाल, इस वक्त हुकूमत शायद उस तरीके से जो जिन चीज़ों से महंगाई की तरफ आप इशारा कर रही है वो 2-3 वजूहात की बिना पे है। एक जो है वो तो इंटरनेशनल कमोडिटीज में इजाफे की वजह से है। पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, वो पाकिस्तान में मुझे सस्ती होती नजर नहीं आती। अगले 4-5 महीने हुकूमत जो भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर महंगा खरीदेंगे तो एक खास हद तक उसको सब्सिडाइज किया जा सकता है। उसके बाद हुकूमत के पास क्वेश्चन नहीं है। एडिबल ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, सोयाबीन की कीमतों में पिछले जो चंद माह में तकरीबन 70% के करीब इजाफा हो चुका है। उसकी कीमतें सस्ती होती नजर नहीं आ रही हैं। दालों की कीमतें, जो इम्पोर्टेड दालें हैं, उनमें इजाफा हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। तो कोरोना की जो रिकवरी दुनिया में चल निकली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जहाँ जहाँ पे डेवलप्ड वर्ल्ड में वैक्सीन में इजाफा हो रहा है, वहाँ पे एक्टिविटीज में इजाफा होता चला जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो उसमें तो हुकूमत शायद कुछ नहीं कर सकेगी, लेकिन एक जो जगह है यहाँ पे हुकूमत इंटरवीन करना चाहिए और कर रही है, वो है कि अगर गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बाद भी आटा जो है वो बहुत महंगा हो जाए या चीनी जो है वो बहुत महंगी हो जाए, तो वहाँ पे फिर हुकूमत को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेना। वेरी राइट, वेरी राइट। एक अगर डॉक्टर साहब एक सवाल वक्त बचा लूं मिशेल, अगर वक्त है हमारे पास, तो एक क्विक क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, अभी जब ये सी पैक के मंसूबे चल रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इम्पोर्ट में इजाफा होगा और उससे एक तो आपका करंट अकाउंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनकी मद में आपको टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा हो सकती है। खाली सी पैक नहीं, अदरवाइज़ भी पाकिस्तान में जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। सो वो आप कैसे समझते हैं कि बैलेंस स्ट्राइक करना अहम है, इसमें कैसे होगा? इम्पोर्ट्स हमेशा बिकनी होती हैं। इम्पोर्ट्स तो आगे बताने में बहुत मुआवन है। एक्सपोर्ट का के लिए रॉ मटेरियल जो है वो बाहर जा रहा है। अभी भी हमारे पास टेक्सटाइल के रिकॉर्ड ऑर्डर्स हैं। तो हमारी दुबई के पास जो थी पिछले साल मौसम आती तब तब्दीलियों इम्पोर्टेड जान पे डिपेंडेंट है हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है। तो इम्पोर्ट हमेशा बुरी नहीं होती है, लेकिन ये जरूर है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को जब आप देखते हैं, कस्टम ड्यूटी आपने बिल्कुल बजा फरमाया। वेरी राइट सर, पॉइंट टेकन। आपकी आवाज़ में भी थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये कि बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ये तमाम इकोनॉमिक ग्रोथ की जो हम बातें कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, और ये और भी अच्छी बात है इस सूरत हाल में जहां हम देख रहे हैं कि कोविड जो है वो बार बार वार कर रहा है और इस वक्त भी पाकिस्तान में केसेस जो हैं वो दोबारा बढ़ रहे हैं। लेकिन हुकूमत की बेहतर स्ट्रेटजी की वजह से जो इस्तेमाल की गई शुरू में भी फर्स्ट वेव से लेकर और अब तक जो इकॉनमी है उसको स्टेबल रखने की कोशिश की गई है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे इस वक्त कोविड-19 को लेकर सूरत हाल क्या, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हर वेव के बाद हमें ये लगता है कि केसेस कम हो गए हैं और अब जो है शायद कोविड से जान छूट जाएगी, अब बेहतरी की तरफ शायद दुनिया जो है वो जाएगी। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि एक नई वेव जो है वो आ गई है। पाकिस्तान के अंदर भी केसेस बिल्कुल कम हो गए थे और अब एक बार फिर केसेस जो हैं वो बढ़ते बढ़ते जो गुज़श्ता 24 घंटे के इस वक्त मेरे सामने जो फिगर लिखा है वो 4,950, यानी तकरीबन 5,000 केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में एक बार फिर जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सामने आ चुके हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है। 65 के करीब लोग जो हैं अपनी जानों से जा चुके हैं कोविड की वजह से। और सिंध की सूरत हाल हम आपको बार बार मीडिया के ज़रिए बता रहे हैं कि वहाँ पर बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, ये सूरत हाल एक बार फिर जो है बड़ी तशवीशनाक और बड़ी अफसोसनाक है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़रा आप अपडेट कीजिए, इस वक्त क्या लग रहा है, केसेस अभी मजीद खुदा न खास्ता बढ़ेंगे, कहीं आके रुक रहे हैं, क्या है सूरत हाल? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ये डेल्टा वेरिएंट जो है इस वक्त दुनिया के 132 ममालिक में फैल चुका हुआ है
और ये भी हमें पता है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो बहुत तेजी से फैलता है और हमारे मुल्क में भी इस वक्त जितने केसेस हैं वो 70% केसेस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। तो इससे ये जाहिर है कि हमें पता चल रहा है कि इस वक्त वो वाला वेरिएंट हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद में मेजॉरिटी में मौजूद है, जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और वो बहुत तेजी से पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। तो इस हिसाब से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि SOPs के ऊपर अमल दरामद जो है तो हुकूमत की बार बार अपील के बावजूद और आप लोगों की मीडिया की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, इतनी अवेयरनेस के बावजूद लोग जो है इसको अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे और नतीजतन यही हुआ है कि अब हम वो पॉजिटिविटी रेशियो जो 2% से भी नीचे चला गया था वो आज नेशनल फिगर जो है वो 8.5 पे चला गया और 8.5 जब भी 8 को क्रॉस करता है तो वो फिर वाकई सीरियस सिचुएशन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिंध में ख़ास तौर पे कराची में जो इतनी तेज़ी से ये फैला है, इसकी वजूहात आप क्या समझती हैं कि सूबाई हुकूमत सही तौर पर इसको प्रिवेंट करने मैनेज करने में कामयाब नहीं रही और अब उन्होंने जो फैसला किया है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन टिल अगस्त 8, आप समझती हैं कि ये बेहतर है? क्योंकि वफाकी हुकूमत के खदशात जो आपके सामने ही हैं, आप बेहतर बता सकती हैं कि असद उमर साहब ने भी बड़ी तनकीद की है आज। जी बिल्कुल, तो वो इकोनॉमिक देखिए ये हाँ जी टोटल लॉकडाउन जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है और अब तो ये एक प्रूव हो चुका है, क्योंकि देखिए ये अब वायरस जो है ये कुछ अर्से के लिए हमारे पास मौजूद है और दुनिया में मौजूद है, हमारे मुल्क में मौजूद है और ये दिनों या महीनों के लिए नहीं है, ये सालों से 1.5 साल ऑलरेडी हम लोग इसके साथ गुजार चुके हैं और अभी हो सकता है इतनी टाइम बहुत लग जाए इसको खत्म होने में। तो लॉकडाउन तो एक टेम्परेरी मेजर होता है, आप 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए लॉकडाउन खोलें, जिस दिन आप लॉकडाउन खोलेंगे दोबारा से वही सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता बल्कि ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी नहीं है। इसका तरीका यही है कि हम लोगों को अब जिंदगी को अडेप्ट करना है इस वायरस के साथ जिंदा रहने के लिए, इसलिए क्योंकि आप मईशत को इतनी देर बंद नहीं कर सकते, आप बाकी जिंदगी के मामला को जो है वो रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म पेंडेमिक है जिसमें कुछ अच्छा रहना है। तो आपको इसके लिए ऐसे मेजर्स लेने होते हैं कि जिससे आप मईशत को साथ साथ बीमारी को भी कंट्रोल कर सके और वो पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान में पिछली 3 वेव्स में कामयाब हुई है। हमने उसी पॉलिसी के साथ स्मार्ट लॉकडाउन की और जो लिमिटेड जो थोड़ी बहुत मूवमेंट करके मगर साथ हमने मईशत का पहिया चलते रखा था। तो इसीलिए आज पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो 4% के ऊपर है, जबकि बहुत सारे डेवलप्ड नेशन नेगेटिव ग्रोथ में जा चुके हुए हैं। तो सोल्यूशन इसका यही है कि हम इसको SOPs के साथ और स्मार्ट लॉकडाउन के साथ और वैक्सीनेशन के अमल को तेज से तेज करने की जरूरत है। यही पॉलिसी है जिसके साथ ये हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीनेशन की बात की है, हमने सिंध में देखा, कराची में खास तौर पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं क्योंकि शायद 700 से ज़्यादा सिमें जो हैं वो लगता है कि लोगों को ज़्यादा अजीज़ हैं क्योंकि सिम ब्लॉक हो जाएगी। अब उन्होंने, आप समझती हैं कि ये स्ट्रेटजी जो है या ये टैक्टिक यूज़ करके लोगों को जिस तरह से कायल किया गया है और लोग कायल हुए हैं, इसको पूरे मुल्क में जो है वो लागू किया जा सकता है, इस तरह के इकदाम उठाए जा सकते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की तरफ आएँ? जी बिल्कुल, लोगों को इस वक्त हमें वैक्सीनेशन की तरफ लाना है, मगर मैं समझती हूँ और इस किस्म की चीजें जो है उससे ज्यादा जो बेहतर पॉलिसीज हैं जिसके एनसीओ अनाउंस भी की है, ऐसे गवर्नमेंट साहब ने भी की है और उसमें यही है कि हमने कहीं पर भी अगर जाना है, किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाना है, मार्केट प्लेस पे जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, दफातर में जाना है, ट्रेवल करना है किसी किस्म का भी, तो आपके पास आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अब ये बहुत सारी जगहों पे इसकी चेकिंग भी हो रही है। आप यहाँ आकर देखें कि रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर बाकायदा मौजूद है, अगर किसी के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो उसी वक्त वो वहाँ पे जो गेट के ऊपर लोग होते हैं वो 1116 से आपका ID कार्ड नंबर भेजते हैं, वैक्सीनेशन स्टेटस जो है वो फौरन आ जाता है। तो ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने स्कूल्स में असातिज़ा की हाजिरी, दफातर में लोगों की हाजिरी और पब्लिक प्लेसेस पे जाने के लिए लोगों की परमिशन जो है वैक्सीनेशन के साथ मशरूत कर दें तो वो एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। और अभी बिल्कुल हमारे यहाँ पर नहीं भी है इस साइड पे फेडरल कैपिटल में, मगर उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, हालांकि उसको सिमों के लिए नहीं कहा गया। और इसके साथ इस वक्त गवर्नमेंट ने डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर दी है कि अब लोगों के डोर स्टेप पे खुद जा रही है मोबाइल वैन उनको वैक्सीनेट करने के लिए।
डॉक्टर साहब ये बताएं कि मैंने आपसे पूछा था कि वजूहात आप क्या समझती हैं कि इतना जो एकदम से सर्ज आया है सिंध और ख़ास तौर पे कराची में, और जो हमारी सफरी पाबंदियां हैं, जो हम एक मुसाफिरों को हम चेक करते हैं, एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग होती है, इस पे एक बड़ी तनकीद हुई बरतानिया पे कि उन्होंने कहा जी कि आपको कोविड है या नहीं है, लाजमी आपने 14 या 15 दिन एक होटल में गुजारने हैं, खर्चा भी आपने देना है। खासी उस पर तनकीद हुई और हो रही है। तो क्या हमें ये ज़रूरी है कि ये जो 4th वेव आई है, पाकिस्तान बचा हुआ था इससे, कि बेहतर हो कि हम इस तरह की कोई बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी इसको इम्प्लीमेंट करें कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए? देखिए, हमारे एयरपोर्ट की इस वक्त जितनी भी, पहले तो आपने देखा दिनों में फ्लाइट को कम करके 40% पे कर दिया गया था कि हमने अपनी जो आने वाले तादाद थी उसको बहुत लिमिट किया गया था। तो और जितने भी पैसेंजर्स हमारे आते हैं एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, चाहे उनके पास कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट हो भी, इसकी टेस्ट रिपोर्ट हो, उसके बावजूद हर पैसेंजर जो है उसका रैपिड एंटीजन कोविड टेस्ट होता है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग डिटेक्ट भी होते हैं। आज भी अभी अगर आप देखें तो न्यूज में आ रहा था कि टर्की से आने वाली एक फ्लाइट के ऊपर 2 लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव, उनका टेस्ट एयरपोर्ट के ऊपर आया। तो जिनका पॉजिटिव आता है उनको फौरी तौर पे जो है उनको आइसोलेशन की तरफ ले जाया जाता है। तो मैं समझती हूँ स्क्रीनिंग हमारे एयरपोर्ट पे जितने तरीके से हो रही है, शायद दुनिया के दूसरे ममालिक पे और उनके एयरपोर्ट पे इस तरह का निज़ाम मौजूद नहीं है। तो हुकूमत जितने भी अपना कोशिशें कर सकती है कि बाहर से आने वालों के एक लिमिटेड नंबर है जो लोग रोज आते हैं और उनको चेक करना तो मुश्किल नहीं होता और गवर्नमेंट उनको कर भी रही है। हर आने वाले पैसेंजर जो पाकिस्तान की सरजमीन पे लैंड करता है उसका टेस्ट होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी शिकायत भी हैं कि कई लोग, क्योंकि मैंने खुद भी वैक्सीनेशन कराई है और जब आप जाते हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है जिस पर आपका नादरा में जो है वो आ जाता है, अपडेट कर देता है वो कि आप वैक्सीनेशन के लिए चले गए और आपने वैक्सीनेशन करा लिया। उसके बाद कोई चेक नहीं करता कि आप वैक्सीनेशन काउंटर तक गए, आपने जाके वहाँ से वैक्सीनेशन कराई और उसके बाद आप वापस गए हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनका डेटा अपडेट हो जाता है नादरा में, उसके बाद वैक्सीनेशन कराए बगैर, वैक्सीनेशन काउंटर तक जाए बगैर वापस आ जाते हैं। ये केसेस सामने आए हैं, आई होप कि आपके नॉलेज में होंगे। तो क्या इसके हवाले से कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये हमारे नॉलेज में आए हैं कि लोग जो है वो वैक्सीनेशन कराए बगैर, जिस तरह से आपने बताया, इसी तरह से इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये लोग जो है ये अपने साथ भी और अपने रिश्तेदारों, अपने प्यारों के साथ और बहैसियत एक पाकिस्तानी अपनी कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और बहरहाल ये चीज नोटिस में आ गई, सेंटर को इन्फॉर्म कर दिया गया है। आई एम श्योर कि वो अब इसके ऊपर चेकिंग जो है वो मजीद कर रहे हैं। जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद इंश्योर किया जाता है कि कोई बंदा उनको वहाँ पे कंपनी करे और उस काउंटर तक उनको पहुँचाए वहाँ पे। ठीक। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली, और सख्त इकदाम आप क्या हुकूमत करने जा रही है? जैसे अभी मिशेल ने हवाला दिया कि अगर वैक्सीनेट नहीं आप होंगे तो सिम ब्लॉक हो जाएगी, जो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं कराई उनको रेस्टोरेंट्स के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है उसके सर्टिफिकेट दिखाए बगैर। इसके अलावा नियर फ्यूचर में और क्या सख्त इकदाम हैं कि लोगों को इंश्योर करें कि वो जाके वैक्सीनेट करवाएं? देखिए जी, अब इस वक्त जितनी भी प्राइवेट सेक्टर के अदारे हैं, पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो सरबराहान हैं उनके लिए ये कंपल्सरी किया गया है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके जितने एम्प्लॉइज हैं और उसकी जितनी फैमिलीज हैं वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर उनको वैक्सीनेशन हो गए और ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। कुछ ऑडियो में इशू आ रहा है। बड़ी ये जो एक अजीब सी सूरत हाल सामने आई शहजाद, जो मैंने जिक्र भी किया कि लोग जो है वो सर्टिफिकेट के चक्कर में, सर्टिफिकेट तो चाहिए, उन्होंने ट्रैवल करना है। ये तो चले हो गया ना कि लोगों ने इस खौफ से नहीं लगाई कि पता नहीं वैक्सीन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन एक सर्टिफिकेट एक मजबूरी है। यहाँ तो ये भी केसेस सामने आए हैं कि जाली सर्टिफिकेट लोग बना के दे रहे हैं। और वो एक अजीब किस्म की बात है कि आप ये क्या कर रहे हैं कि एक वैक्सीनेशन है, कोरोना एक फैक्ट है, कोविड-19 एक फैक्ट है। लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको मानना है। अभी भी सवाल आपसे यकीनन आपसे भी करते होंगे कि ये कोई ड्रामा तो नहीं है, ये कोई साजिश है, क्या हो गया? तो उनको नजर नहीं आता कि इतनी मौत आपकी आंखों के सामने हो रही है। ये कोई साजिश नहीं है, ये एक बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है और उससे बच आप उसी तरह सकते हैं, एहतियात जिसको हम बार बार कहते हैं, और वैक्सीनेशन। अच्छा, वैसे हैरत की बात है कि लोगों को अपनी जिंदगी और अपनी सांसें उतनी प्यारी नहीं है जितनी उनको सिम ब्लॉक करने का, जिस तरह से गवर्नमेंट ने वो धमकी दी है और कहा, और वो होगा
होगा जाहिर है, तो उसके ऊपर लोग जो है वो ज़रा थोड़े से उन्होंने कंसर्न शो किया है और हमने रश भी देखा वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सुबह से मैं फॉलो कर रही थी, विजुअल्स भी मैं देख रही थी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उन पे एकदम से लोड बढ़ गया है, लेकिन लोगों के दरमियान किसी किस्म का डिस्टेंस नहीं है, जो हम 6 फीट का डिस्टेंस कहते हैं कि आपको रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात कर रहे हैं, मास्क लोगों ने पहने हुए हैं, लेकिन उसी तरीके से कि आपको यहाँ तक मास्क पहनना चाहिए, लेकिन लोगों ने किसी ने यहाँ तक पहना है, किसी ने यहाँ तक पहना हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो बड़ा ज़रूरी है कि जिस मकसद के लिए आप वैक्सीनेशन सेंटर में गए हैं, खुद को बचाने के लिए कोविड-19 से, आप अगर SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता आप उससे इफेक्ट हो सकते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं आपके अपने लिए, आपके प्यारों के लिए। और अगर पाकिस्तान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक बचा हुआ है, अभी खुदा न खास्ता हम उस सूरत हाल से दो चार नहीं हैं जिस तरह हमने बांग्लादेश में देखा, जिस तरह से हमने इंडिया में देखा, जिस तरह से हमने दीगर ममालिक में देखा, तो खुदारा अपने आप को बचाए रखिए, अपने मुल्क को बचाए रखिए, अपने प्यारों को बचाए रखिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि SOP जो हैं उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी और शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।